सभी विद्यार्थियों का बीए पार्ट सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पेपर के टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन में सभी का स्वागत है। आज हम उपभोग फलन का अध्ययन करेंगे। इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो उपभोग फलन की चर्चा एडम स्मिथ ने भी की थी। उसके बाद फैमिली बजट स्टडीज़ 1857 में अर्नेस्ट एंजल ने इसका बारे में बताया था। फिर बिजनेस साइकिल्स के लिटरेचर में माल्थस से लेकर विक्सल ने इसकी चर्चा की थी, किंतु मार्शल ने इसको संबंध को बचत एवं समग्र आय के मध्य में बताते हुए स्पष्ट किया था। किंतु जो प्रमुख श्रेय जाता है आय और उपभोग के संबंध को बताने के लिए वो प्रोफेसर कीन्स को जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कीन्स, the fundamental psychological law upon which we are entitled to depend upon great confidence, both a primary from our knowledge of human nature and from the detailed facts of experience, is that men are disposed, as a rule and on an average, to increase the consumption as the income increases, but not by the same as much as the increase in income. सर्वप्रथम यह फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ उपभोग का कीन्स द्वारा बताया गया था और उन्होंने यह बताया था कि आय और उपभोग में संबंध है और जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है, किंतु जिस अनुपात में आय बढ़ती है उससे कम अनुपात में उपभोग बढ़ता है। तो इस प्रकार से ये फंडामेंटल साइकोलॉजिकल बात इसी बात की पुष्टि करता है कि चेंज इन कंजम्पशन इज लेस देन चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन 1। अर्थात उपभोग में वृद्धि आय के अनुपात में कम होती है या खर्च योग्य आय के अनुपात में कम होती है और इसी कारण जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है वो 1 से कम होती है। लीनियर फॉर्म में इसको इस प्रकार से रेखीय रूप में इसको इस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। C इज इक्वल टू C डैश प्लस स्मॉल c वाई डी। यहाँ C जो है बड़ा C कैपिटल C वो कंजम्पशन फंक्शन या उपभोग फलन को बताता है। C बार इसको हम A से भी बता सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ये कांस्टेंट कंजम्पशन को बताता है कि यदि आय 0 है तो भी उपभोग तो होता ही है। और C स्मॉल c जो YD के साथ लगा हुआ है वो MPC को व्यक्त करता है या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को व्यक्त करता है और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो उपभोग में परिवर्तन जो होता है आय में परिवर्तन के पश्चात उसको व्यक्त करता है। YD यानी कि खर्च योग्य आय या डिस्पोजेबल इनकम। अब ये जो कांस्टेंट है C ये प्रभावित होता है नॉन इनकम डिटर्मिनेंट्स या नॉन इनकम या गैर आय घटकों के द्वारा जो कि उपभोग को प्रभावित करते हैं। ये 2 रूप से होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो है वो ज़्यादातर मनोवैज्ञानिक घटक आते हैं, जबकि जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं उसमें जैसे संपत्ति है, इंस्टॉलमेंट ऑफ क्रेडिट है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये हम कीन्स के अनुसार ये जो घटक हैं ये अल्पकाल में इनका प्रभाव 0 के बराबर होता है या बहुत ही कम मात्रा में इन घटकों का प्रभाव पड़ता है। क्रॉस सेक्शन स्टडीज़ के अनुसार जो उस समय US की गई थी
जो हाउस होल्ड स्पेंडिंग थी या जो घरेलू व्यय था, उसमें ये 3 बातें प्रमुख उठ के आती थी। प्रथम कि सेविंग इज़ लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय इनकम। आय जो है या बचत जो है वो अधिकांश आय पर निर्भर करती है। फिर हाई इनकम ग्रुप टेंड टू सेव मोर। जिनकी अधिक आय है या अधिक आय वाला जो वर्ग है वो अधिक बचत करता है। लो इनकम ग्रुप टेंड टू डिसेव, अर्थात जिनकी आय निम्न है या जो निम्न वर्ग के आय वर्ग के हैं वो ज़्यादातर अबचत, या कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि वो अपने उपभोग की पूर्ति या आवश्यकताओं की पूर्ति उधार के द्वारा या ऋण के माध्यम से करते हैं। So there exists a non-proportional relationship between consumption and disposable income। जो अल्पकाल में है उसमें गैर अनुपातिक संबंध पाया जाता है उपभोग और खर्च योग्य आय में। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है। दूसरी बात ये स्पष्ट होती है कि जो नेशनल सेविंग रेट है, दैट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वुड डिक्लाइन एज इनकम राइजेस। क्योंकि बचत अधिक होने के कारण जैसे जैसे आय बढ़ती है बचत बढ़ती है, तो इस कारण से जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो घटती है जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है। इसी को हम काल श्रेणी या टाइम सीरीज डेटा में देखें तो दीर्घकाल में ये बताया गया है कि एपीसी कांस्टेंट होता है और जो उपभोग और खर्च योग्य आय में जो संबंध है वो अनुपातिक या प्रोपोर्शनल पाया जाता है। यह टेबल इस बात को स्पष्ट करती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है, किंतु जिस अनुपात में आय बढ़ती है उससे कम अनुपात में उपभोग बढ़ता है। एमपीसी और एपीसी कैलकुलेटेड है। एपीसी जो है वो सी डिवाइडेड बाय वाई है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, जबकि एमपीसी जो है वो चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम के द्वारा ज्ञात की गई है और एमपीसी इसमें कांस्टेंट 0.80 दर्शाई गई है। और इस बात को यह गैर अनुपातिक संबंध बता रहा है क्योंकि जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे औसत उपभोग प्रवृत्ति निरंतर घटती जा रही है। 1 से 0.90, फिर 0.87, 0.85 और उसके पश्चात 0.84। इस बात को हम यहाँ शब्दों में व्याख्या करें तो यही है कि रिलेशनशिप ऑफ कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम इज नॉन प्रोपोर्शनल, डिक्लाइंस एज इनकम इंक्रीजेस। कंजम्पशन डिक्लाइंस, एपीसी डिक्लाइंस एज इनकम इंक्रीजेस। इसी बात को चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर इनकम है, वाई अक्ष पर उपभोग। ये 0 से ए जो है वो कांस्टेंट कंजम्पशन है। यहाँ ये दर्शा रहा है कि आय अगर 0 है तो भी उपभोग की मात्रा ओ ए के बराबर है। फिर इसके उपरांत जो वक्र है कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग वक्र भी निरंतर बढ़ रहा है। ए इसमें कांस्टेंट है और बी जो है वो एमपीसी को दर्शाता है, चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये नॉन प्रोपोर्शनल या शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है जो कि नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बताता है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है, किंतु जिस अनुपात में आय बढ़ती है उससे कम अनुपात में उपभोग बढ़ता है। अगले वीडियो में हम एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस आदि अवधारणाओं को डील करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।